हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। क्लास टेस्ट की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक सोशल स्टडी के पेपर के साथ, जिसको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी मीनिंग लिखने हैं, यानी हिंदी में अर्थ लिखने हैं आपको। जो जो शब्द दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। दूसरा है मल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशासन। रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, जो हमने सुबह ही पढ़ा है। कार्ट्रिज यानी कारतूस। इकोनॉमिक यानी आर्थिक। डिस्पाइट यानी बावजूद। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। और रेनफोर्समेंट ये लिखवाया था, थोड़ी सी लंबी स्पेलिंग है। आर्मी सेना जो होती है उसका सिनोनिम्स है। इस तरह से ये 7-8 वर्ड थे जिसका हिंदी मीनिंग लिखना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। बढ़ते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अचानक क्या नौबत आ गई कि क्रांति करनी पड़ी सैनिकों को। हालांकि वो एक तय शेड्यूल था, सारा काम व्यवस्थित तरीके से तय तारीखों पे होना था, लेकिन जो तारीखें तय की थी उससे पहले क्यों करना पड़ा, उसका एक इमीडिएट कारण था, आकस्मिक। वो था फैट प्लेटेड कार्ट्रिज यानी चर्बी लगे हुए कारतूस। गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी कारतूस के मुंह पर, उसको दांतों से तोड़कर फिर उनको काम में लेना था। और भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चर्बी लगे हुए कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण थे, आकस्मिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स यानी गोद निषेध प्रथा क्या थी, गोद निषेध प्रणाली क्या थी। इसका थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से आपको सुबह समझाया है। इट वॉज ए पॉलिसी दैट अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छी तरह से समझना। इट वॉज ए पॉलिसी, यह एक ऐसी नीति थी या पॉलिसी थी जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स इंडियन प्रिंसली स्टेट यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने की अनुमति थी। अलाउड, यहाँ वर्ड आया अलाउड। ऐसी एक पॉलिसी थी जिसके तहत वो राज्यों को हड़प सकते थे। कौन से राज्य? इफ द रूलर, जो भारतीय शासक थे उनकी बात हो रही है। इफ द रूलर डाइड विदाउट अ मेल एयर यानी यदि जो शासक था और उसकी मृत्यु हो गई है बिना किसी संतान के। संतान भी कौन सी? मेल यानी पुरुष उत्तराधिकारी यदि उसके नहीं है, कोई पुत्र नहीं था। और वॉज डीम्ड अनफिट टू रूल यानी ऐसे शासकों के राज्य जिनके कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे उनको शासन करने के अयोग्य घोषित कर दिया था। ये पॉलिसी लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी 1848 में। लॉर्ड डलहौजी 1848 में। इसको थोड़ा सा 3-4 लाइन का उत्तर है, 3-4 का। अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे तो कोई कठिन काम नहीं है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न क्या कह रहा देखिए, पढ़िए। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी 1857 की क्रांति चल रही है। इससे पहले था कि आकस्मिक कारण क्या था, वो चर्बी लगी हुई कारतूस के बारे में हमने पढ़ा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। और चौथा प्रश्न भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था, वो लिखना है स्टूडेंट्स। लैक ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों की कमी थी, भारतीय सैनिकों के पास उतने संसाधन नहीं थे। एंड यूनिटी और एकता की भी कमी थी, कुछ लोग लड़ रहे थे, कुछ लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे।
तो दोनों चीज़ें, लैक ऑफ रिसोर्स एंड यूनिटी यानी संसाधनों की कमी और एकता, वर द मेन रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण संसाधनों की कमी और एकता की कमी थी, ये दोनों थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5वां प्रश्न है, व्हेन वॉज बिरसा बॉर्न, अरेस्टेड, रिलीज्ड एंड डाइड। अच्छी तरह से पढ़ लेना, चारों तारीखें हैं। बिरसा मुंडा जो हमने पढ़ा इससे पहले, वो ट्राइबल्स वाले चैप्टर में, बिरसा का जन्म कब हुआ, अरेस्ट कब हुए यानी गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला गया था वो, रिलीज यानी जेल से रिहा कब किया गया, एंड डाइड यानी उनकी मृत्यु कब हुई। चारों सन लिखने हैं आपको, तारीखें नहीं है, केवल सन है। तो इसका उत्तर है रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। पहले जो काम हुआ वो पहले, उसके बाद वाला उसके बाद, उसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। 1870 में वो उनका बिरसा मुंडा बॉर्न हुए यानी जन्म हुआ उनका। 1895 में अरेस्ट हुए, 1897 में रिलीज हुए और 1900 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये चारों सन जो है आपको लिखने हैं। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, व्हाट इज जूम कल्टीवेशन। कल हमने चर्चा की थी इसके बारे में और मुझे लगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वार्षिक परीक्षा में। लास्ट ईयर जो ये 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, इसलिए मैंने आज दिया है विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए। व्हाट इज जूम कल्टीवेशन यानी जूम खेती क्या है। आंसर देखिए, जूम कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न यानी इसके और नाम है कि केवल जूम खेती नहीं, जूम कल्टीवेशन नहीं, स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जलाओ, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दूसरा नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि। इज अ ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक, ये है क्या वो लिखा आगे कि काटो और जलाओ या स्थानांतरण कृषि जो है वो इज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक, ये खेती करने का एक परंपरागत तरीका है, टेक्निक है, तकनीक है। इन विच लैंड इज क्लियर्ड, जिसके तहत ज़मीन को साफ किया जाता है यानी पेड़ों को काट कर साफ किया जाता है। एंड कल्टिवेटेड फॉर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स, ये यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ YEARS, और ज़मीन को पेड़ों को काट कर साफ करके फिर कुछ तय नंबरों तक उस ज़मीन पर खेती की जाती है। देन लेफ्ट टू रिकवर फॉर सेवरल ईयर्स, फिर उसको कुछ सालों तक रिकवर होने के लिए, पुनर्भरण होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये था विद्यार्थियों कल जो क्लास टेस्ट आयोजित होने वाला है आपके, उसका पेपर। इसको अच्छी तरह से हम लोग तैयारी कर ले में समय रहते। आज मैंने थोड़ा हमेशा की तुलना में पहले मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप सब लोग तैयारी करके आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें, और चैनल को यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।